क्या है और उसमें अनस्टेबल है। उसमें क्या है स्टेबल है। चेक करते हैं अनस्टेबल स्टेबल याद है ना क्या होता था, डिस्प्लेस किया और वापस अपनी जगह पे नहीं आया तो क्या होगा अनस्टेबल। डिस्प्लेस करने पे वापस अपनी जगह पे आ गया तो स्टेबल। अब चेक करो क्या है, जहां पे भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होता था वहां पे किसका सवाल बनता है एसएचएम का। यही आ रहा है क्या जिसने बताया अनस्टेबल स्टेबल, या कुछ लगा उल्टा आ रहा है। ठीक है लिख लेता हूं। दो ही केस बचा, ये क्या हो गया स्टेबल, ये क्या हो गया अनस्टेबल। बताओ क्या आंसर है। उल्टा है, उल्टा वाला सही है पहले वाला सही है? पहले वाला सही है। तो मैं बताता हूँ, बता ही दूंगा तो सवाल ही सॉल्व हो जाएगा। तुम बताओ जल्दी सॉल्व कर। तुम्हारा क्या है? नहीं आया और किसी का? हाँ वो स्टेबल पता चल जाएगा फिर टाइम पीरियड बताता। इसमें देखो आप इधर देखो, पहले वाले में मैग्नेटिक मोमेंट किस साइड होगा? कर्ल करो बाहर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, दोनों पैरेलल है। अभी तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, सब कुछ रेस्ट पे है। अब आपने इसको हल्का सा टर्न लिया तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर आ गया और बी अभी भी इधर की तरफ है तो एम क्रॉस बी किधर आएगा? ये लूप ऐसा था, आपने ऐसा टिल्ट किया तो एम भी ऐसे घूम गया और बी अभी भी ऐसा है तो एम क्रॉस बी किधर आएगा? एम पे हाथ रखो, बी की तरफ घुमाओ, क्या नीचे की तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है तो ओमेगा किधर आएगा? टॉर्क किधर की तरफ आया तो ओमेगा भी इसी सेंस में आएगा। ओमेगा ऐसे घूमेगा तभी तो नीचे की तरफ आएगा। ऐसे किसी चीज को घुमाते हो तो ओमेगा नीचे की तरफ आता है, तो आपने ऐसे टर्न किया था ओमेगा नीचे की तरफ है, किधर घूमेगा ये? तो कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया ये? स्टेबल। यानी फर्स्ट केस में क्या हो गया? स्टेबल। क्लियर है क्या ये चीज? पक्का आया समझ में? सेकंड में क्या होगा? अनस्टेबल। कैसे? क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल है। हल्का सा घुमाओ टॉर्क निकालो तो जिधर घुमाया था उधर की तरफ घूम जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये गलत है, ये वाला फिर स्टेबल अनस्टेबल। अब आप टाइम पीरियड निकालो। तुमको नहीं आया समझ में? स्टेबल अनस्टेबल नहीं आया तो पूछना चाहिए ना। तो ये बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग जो लूप है उसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर है? पहले ओमेगा के बारे में पता है ना? कोई चीज ऐसे घूम रही है ओमेगा किधर आता है? ऐसे घूम रही है तो इधर घूमता है तो हाथ को कर्ल करो ऊपर की तरफ, ऐसे घूम रही है तो नीचे की तरफ। ऐसे हो ना? इसमें करंट किधर जा रहा है? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर आएगा? ऊपर की तरफ। ऊपर मतलब परपेंडिकुलर इन द प्लेन ऑफ, और बी भी इसी की तरफ है तो दोनों में कितने का एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। अभी तो इक्विलिब्रियम में है। अब आपने लूप को टिल्ट करा, एम ऐसे हो गया और बी अभी भी ऐसा है, एम क्रॉस बी किधर आएगा? एम पे हाथ रखो, बी की तरफ घुमाओ, नीचे की तरफ आ रहा है। जिधर टॉर्क लगेगा उधर ही ओमेगा आएगा। तो अगर आपने इधर नीचे टॉर्क लग रहा है तो ओमेगा कैसा आना चाहिए? ओमेगा नीचे होना है। तो चीजें कैसे घूमनी चाहिए? इस तरीके से। तो आपने ऐसे घुमाया था वापस ऐसे घूम गया। हाँ तो क्या हो जाएगा? वो स्टेबल हो गया। पहले कैसे? अनस्टेबल नहीं, स्टेबल हो गया, वापस अपनी जगह पे आ गया ना। आपने घुमाया कैसे था? इस साइड में आया कैसे? उल्टा। तो कौन सा हो गया? स्टेबल। दूसरे केस में क्या हो रहा है? जिधर घुमाया उधर ही घूम जाएगा वो, क्या हो गया? अनस्टेबल। पूरा डिस्प्लेस हो गया। समझ में आया क्या? पक्का? तो स्टेबल वाले में क्या बताना है? एफिशिएंट का टाइम पीरियड बता दो, वो आसान है फिर। हाँ सीधे सीधे आ जाएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला लिख दो, कितना होगा? टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी, रीस्टोरिंग है तो माइनस एम बी साइन थीटा। स्मॉल एंगल के लिए क्या लिखेंगे? एम बी थीटा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई सी। ये होता है ना, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताइए?
किसके अबाउट घूम रहा है इस वाले एक्सिस पे? कितना होगा आई? mr स्क्वायर बाई 2 नहीं? अरे आ रहा है समझ में? मैं नहीं समझ। आई कितना होगा? mr स्क्वायर बाई 2 और m कितना होगा? करंट कितना था? आई था। एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इनटू बी। सॉल्व करो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, कितना आंसर मिल रहा है? अंडर रूट ऑफ m अपॉन 2i पाई b है ना? क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड ना? आया नहीं आया समझ में? सेकेंड वाला बताओ। अनस्टेबल में पूरा घूम रहा है तो बोल रहा है कि जब वो परपेंडिकुलर हो जाए मैग्नेटिक मोमेंट तो एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। ओमेगा या v जब निकालना होता है कौन सा थ्योरम लगाते हैं? ओमेगा या वेलोसिटी निकालने के लिए टाइम आंसर नहीं किया हुआ है, क्या लगाना चाहिए? रेडी थ्योरम। देखो जैसे टॉर्क हमने निकाला था, यहाँ पे क्या निकाला था बताओ? m क्रॉस b। इसको देख के कुछ याद आ रहा है कि किसके एनालोगस आ रहा है? डाइपोल याद है क्या? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट में टॉर्क क्या आता था? m की जगह पे p था और d की जगह पे क्या था? e था। सिमिलरली अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, याद है वहां पे डिराइव एनर्जी इसी टॉर्क से ही किया था, t d थीटा करके, है ना? अगर आप सेम तरीके से करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या आया था? माइनस ऑफ b वेक्टर डॉट e वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस ऑफ m वेक्टर डॉट d वेक्टर। देखो इस चीज को कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो माइनस ऑफ m वेक्टर डॉट b वेक्टर होगा। बिल्कुल एनालोगस रिजल्ट है ना, सिमिलर है। तो अब आप सॉल्व करिए, एनर्जी थ्योरम लगाइए। क्या आएगा? आ गया आंसर? आगे
स्टार्टिंग में रिलीज किया है तो अरे तो माइनस है तो कोस 180 है। आ गया बस सबका? देखो ये कैसे घूम रहा है, इस तरीके से घूमेगा ना। घूम के जब ये वर्टिकल हो गया तो आपसे पूछा है कि बताओ कितना होगा ओमेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। कितना होगा स्टार्टिंग काइनेटिक, रिलीज किया था कितना होगा 0। पोटेंशियल इनिशियल कितना होगा बताओ, क्या फॉर्मूला है, तो माइनस एम बी। एंगल क्या है दोनों के बीच में, cos 0 है ना। इधर देखो यार, मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा इसका, सेकंड वाले का इनसाइड, और बाहर कितना होगा, इस वाले का मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, अंदर की तरफ होगा ना। और m और b में कितने का 180 बनता है, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा cos ऑफ 180। यस, काइनेटिक फाइनल क्या होगा, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस वाले mr²/2 ना, 4 क्यों, दिस थोड़ी ना, रिंग का होता है mr² और इससे अलग mr² 2 जाएगा। आप आई साथ में क्या लिखोगे ओमेगा²। पोटेंशियल फाइनल क्या होगा, m और b में कितने का एंगल बन जाएगा 90, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो cos 180 -1 होता है, तो ये क्या हो गया प्लस mb हो गया। तो यहाँ पे आई की m की वैल्यू रख देना, i इंटू क्या हो जाएगा πr² इंटू b इंटू 4 अपॉन mr² का अंडर, ये ओमेगा हो गया। ये आ रहा था क्या ओमेगा, रूट में क्या जाएगा 4/i/b अपॉन m। ऐसे सवाल आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना, रोटेशन वाले सवाल पे ऐसे सवाल करवा सकते हैं। तो इसी का एक एप्लीकेशन है गैल्वेनोमीटर। क्या है गैल्वेनोमीटर, लिख लो पहले, कितनों का आ गया था सही ये। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप, जैसा हमने करंट में बताया था आपको कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो वर्किंग है, कहां पे पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। तो नेक्स्ट लिख लो आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसका वर्किंग देखते हैं। तो मैं टॉप व्यू बना रहा हूं, फिर बता दो, फिर मैं समझाता हूँ क्या है ऊपर से टॉप व्यू कैसा दिख रहा है और ऐसा क्यों दिख रहा है। बीच में जो ये लगा हुआ है स्प्रिंग, स्प्रिंग के ऊपर क्या है, 3 लाइट्स जो बना रखी वो वायर लपेटा हुआ है,
उस कोड पे, है ना। यार गैल्वेनोमीटर क्या करता था, करंट मेजर करता था, सीरीज में जोड़ते थे या पैरेलल में, सीरीज में जोड़ते थे। और इसका लिमिटेशन क्या था, वो अपन एमीटर यूज करते थे क्योंकि स्मॉल लेवल करंट मेजर कर सकता था। इसको अपन एमीटर में कन्वर्ट कैसे करते थे, शंट लगाते थे, और वोल्ट मीटर के लिए हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते थे ना। पूरी कहानी वही है। तो आप देखो मैं अरेंजमेंट बताता हूँ कि है कैसे, दिख कैसे रहा है, टॉप व्यू ऐसा क्यों है, एक दिखाना सबसे से ये बुक देना, एक और दे दो, ये वाला भी दे दो। देखो जैसे ये सिलिंड्रिकल होता है ना, तो ऐसा सिलिंड्रिकल मैग्नेट को आपने आधा आधा कट कर दिया तो इस तरीके का दिखेगा, यस और नो, ऐसा होगा, है ना। ऐसा है, ये रियल व्यू ऐसा है, साइड व्यू। लेकिन सामने से देखोगे तो कैसा नजर आएगा, इस तरीके से, यस और नो। ये नॉर्थ पोल, ये क्या है, साउथ पोल। बीच में क्या है कि ये देखना, ये इस तरह का एक सिलिंड्रिकल कोड है आयरन का, है ना। और इस पे वायर कैसे लपेट दिया है, ऐसे वो बाउंड कर दिया पूरे पे, जैसे ये है ना, इस पे पूरा ऐसे ऐसे लपेट दो, तो ऊपर से देखोगे कैसे नजर आएगा, इस तरीके से 3-4 दिख रहा है, तो ऐसे लपेटा हुआ है। तो इधर मैग्नेट है, इधर मैग्नेट है, बीच में एक वायर है, तो ये रेडियल है, तो मैग्नेटिक भी रेडियल होगा, ये सुनो। अच्छा मान लो अगर मैं इस वाले से पहले देखता हूँ, इस वाले वायर पे इस तरीके से लपेटा हुआ है और करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर आएगा, बाहर की तरफ। अगर मैं इसमें देखूं, इधर देखना ध्यान से, सबसे पहले केस 1 देखते हैं कि इसमें वो कह रहा है कि ये अगर आपका जो मैंने आपको दिखाया टॉप व्यू देख रहे हैं, तो इस वाले पे इस तरीके से वायर लपेटा है ना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, बाहर की तरफ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट। और बी कैसा था वहां पे, देखो फील्ड कैसे है कि नहीं, नॉर्थ टू साउथ। तो एम और बी में कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो टॉर्क कितना लगेगा, एम बी। अब ये किधर घूमेगा टॉर्क लेने की वजह से, एम क्रॉस बी घुमाओ, इस पे इधर देखो, एम किधर था तुम्हारा, बाहर की तरफ, और बी कैसा था, इस तरीके से। एम क्रॉस बी किधर आया, ऊपर की तरफ। ओमेगा कैसा आएगा, ऐसे घूमेगा, ऊपर की तरफ ओमेगा आना है, तो इस चीज कैसे रोटेट करेगी चीजें, ऐसे या ऐसे, ऐसे रोटेट करेगी तो नीचे की तरफ, ऐसे रोटेट करेगी तो ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है। तो ये लूप घूम रहा है, ये सुनो, तो ये जब घूम रहा है, इधर देखो, तो एक ऐसा बैलेंस पॉइंट आएगा, इसको घूम के जो एंटी टॉर्क, ये तो उसको घुमाया, दूसरा के स्प्रिंग इसको घुमाया, एंटी टॉर्क। तो जहां पे जब इक्विलिब्रियम आएगा, तो स्प्रिंग की वजह से जो टॉर्क होगा, टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग, ऐसा भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, टॉर्क ड्यू टू ये मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फोर्स एट इक्विलिब्रियम। टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स क्या होने वाला है, बताओ क्या होगा, एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा क्या होगा इसके बीच में। अभी देखो कितना आएगा, 90, और ये घूम के और इस तरीके से आ गया, अगर ये ऐसे घूमा हुआ मैंने बनाया है, अभी भी इसमें एम और बी में कितने का एंगल है, 90। एम और बी में कितने का एंगल है, 90। हमेशा एंगल क्या रहेगा, 90। यहाँ पे साइन 90 का लिखोगे 1, और टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग क्या होगा, कांस्टेंट इनटू अल्फा। सी को क्या बोल रहे हैं अपन, स्प्रिंग कांस्टेंट या टॉर्सनल कांस्टेंट बोल सकते हैं, हो सकता है टॉर्सनल कांस्टेंट। तो यहां से अगर आपको ये निकालना है, क्या निकालना था, आई निकालना है, एम को क्या लिख सकते हैं बताओ, आई इंटू एरिया इंटू बी, एन लूप हुए तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से निकालो तो सी अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, एन ए बी, दैट इज नथिंग बट करंट इन द गैल्वेनोमीटर। और सी क्या है यहाँ पे, टॉर्सनल कांस्टेंट, अल्फा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। इसको बोल सकते हो टॉर्सनल एंगल। इसको सी अल्फा अपॉन क्या हो गया, एन ए बी, है ना। ये आपको याद रखना, एन क्या है, नंबर ऑफ लूप लिख लेना वहां पे, कितने वायर लपेटे हुए, ए एरिया है, और बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। सर हाँ, बोतल है तुम्हारे पास, हाँ, तो उसमें वायर लपेट दो ऐसे लपेट दिया इमेजिनेशन में, तो एम किधर आएगा, बोतल ऐसे सीधा तो करा कर, हाँ, उसमें वायर लपेटा हुआ ऐसे पूरा एंड टू एंड, कैसे वैसे नहीं, पूरा ऐसे ढक्कन के थ्रू है,
तो पता है वायर लिया, इसको ऐसे लपेट दे, इसमें पूरा लपेट दिया, एम किधर आएगा करंट फ्लो किया तो हाथ घुमाओ, ये लूप बना है स्क्वायर टाइप का दिखेगा, तो हाथ घुमाएगा बाहर की तरफ आया एम, और बी किधर था ऐसे परपेंडिकुलर, तो एम और बी में कितने का एंगल बन रहा है 90, तो एम क्रॉस बी किधर आएगा, घुमाएगा उसको, तो घुमाएगा तो स्प्रिंग एंटी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, इक्विलिब्रियम में दोनों टॉर्क क्या होगा आपस में इक्वल, तो वही आपको डिफ्लेक्शन दिखा रहा हूं। और अभी भी नहीं आया, ये आ गया, आ गया, तो ये आप लिख सकते हो आई। तो यहाँ पे एक टर्म देखो, अगर मैं यहाँ पे अल्फा बाई आई लिखूं तो किसके बराबर होगा ये, अल्फा बाई आई, अल्फा बाई आई कितना हो जाएगा ये एम ए बी बाई सी, नहीं तो ये देखो एन क्या था यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, ए क्या है एरिया, बी क्या है मैग्नेटिक, और सी क्या है टॉर्सनल कांस्टेंट, ये पूरा टर्म क्या है कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं अल्फा बाई आई की वैल्यू कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं अपन करंट सेंसिटिविटी, क्या बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। टॉर्सनल कांस्टेंट समझ में आ रहा है क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है। नहीं दिख रहा है, कौन सा वाला टर्म बताओ, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, ये कौन सा वाला एंगल है, ऐसे ट्विस्ट कर रहे हैं ना, जैसे देखो दो तरीके का होता है, ये से वायर है मान लो है ना, तो ट्विस्ट कैसे करेगा इस तरीके से, ये सुनो इस तरीके, ये वाला ट्विस्टिंग एंगल, इसको हम क्या बोल रहे हैं आपको अल्फा, और सी को क्या बोल रहे हैं, सी क्या तुम्हारा टॉर्सनल कांस्टेंट ना, इस फॉर्म में, अल्फा बाय आई को क्या बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी, आई को अगर आप ऐसा लिख दो वी बराबर क्या होता है बताओ आई आर, तो वी आई को क्या सकते हैं वी बाई आर, अगर आप इसके फॉर्म में रखोगे तो क्या बनेगा अल्फा, और आई वी बाई आर है तो इसको क्या लिख सकते हो एन ए बी बाई क्या हो गया ये सी आर, अगेन ये क्या हो गया कांस्टेंट, इसको क्या बोल देंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी, देख लो अल्फा बाई वी क्या हो जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी है ना, सेंसिटिविटी क्या होता है बताता हूं, लिख लो पहले, ठीक है, सेंसिटिविटी वर्ड का क्या मतलब है, अभी जो नॉर्मल लाइफ में होता है ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब नाजुक है कि नहीं, सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, ये होता है रियल लाइफ में, तो यहाँ पे क्या मतलब है कि करंट जाने पे वो नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है ना, जो कम करंट पे ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा वो क्या होगा ज्यादा सेंसिटिव, तो गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, कम सेंसिटिव होना चाहिए, कम होना चाहिए ज्यादा, क्योंकि वो स्मॉल करंट को मेजर करता है, यस और लिख लो इसको कॉपी में लिख लो कि galvanometer should be more sensitive, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या था टॉपिक दिखना, इसमें जो क्वेश्चंस है गैल्वेनोमीटर पे तो आपको कर चुके हैं करंट में, वहां पे भी आपको दिया होगा सेंसिटिविटी वाले क्वेश्चन, वो भी आप साथ में कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखो अगला आता है इसमें परमानेंट मैग्नेट का है ना, इसमें आप देख लो कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में है, एक बार आप मॉड्यूल में टिक लगा दो, जो जो टॉपिक नहीं है वो अपन नहीं पढ़ेंगे, मेंस में भी नहीं है एडवांस में भी नहीं है, कहाँ पे दिया इसका स्टार्टिंग में दिया है क्या, हाँ स्टार्टिंग में लिखो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो बार मैग्नेट पढ़ना है, फिर पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड एंड गॉस लॉ, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को काट दो वो नहीं पढ़ना, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को काटना है, टेंजेंट डिफ्लेक्शन वाइब्रेशन इसको भी काटना है क्योंकि ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ट है, और अपने को पढ़ना है दो ही टॉपिक है इसमें,
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये पढ़ना है, ठीक है। तो बार मैग्नेट, और दूसरा क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड एंड गॉस लॉ, और तीसरा क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। गॉस लॉ तो मैं बता चुका हूं, गॉस लॉ याद है, बी डॉट डी ए बराबर क्या होता था वो, बी डॉट डी ए, बी डॉट डी एल बताया था मैंने आपको, वो एम्पियर्स लॉ होता है। बी डॉट डी ए क्या होता है, अरे यार, बी डॉट डी ए, डी एरिया बोल रहा हूँ, क्या वो जीरो हो जाएगा, ए भाई लोग, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर या डीए वेक्टर क्या होता है, क्यों इनसाइड बाय फ्लक्स था ना ये पूरा, यस सर। तुम ये बात बोल रहे हो जो एम्पियर्स लॉ में पढ़ा है, ये तो बी डॉट डीएल था ना, ये तो लूप के लिए होता था। मैं बोल रहा हूँ बी डॉट डीए, ये भी क्या मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि कोई भी क्लोज सरफेस है उससे जो भी फील्ड हो गया कैसा लाई करता है, क्लोज लूप में, तो जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा। तो गॉस लॉ लिख लो कॉपी करना नहीं पता तो, बी डॉट डी ए में कराया था क्लास में, याद नहीं। तो बी डॉट डी ए जो होता है, ये लो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, बी डॉट डी जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, ये क्या बता रहा होता है, ये क्या बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट करती है, क्लोज लूप में। लिख लो बी डॉट डी ए बराबर जीरो, बी डॉट डीएल जीरो नहीं होता, डीए जीरो होता है, बी डॉट डीए बराबर जीरो, दैट इज द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। वो क्या बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड exist in closed loop, लिख लो, that shows magnetic field exists in closed loop, ठीक है, closed loop। तो अब हेडिंग लिखो बार मैग्नेट, है ना। ये सबसे पहले जो मैग्नेट अपन डिस्कवरी हुआ था वो बार मैग्नेट ही था ना, और लोग जो है सरप्राइज थे कि ऐसा मटेरियल जो दूसरे मटेरियल को, आयरन को, सॉफ्ट आयरन को अट्रैक्ट करता है। इसमें थोड़ा ध्यान देते हैं, पहले थोड़ा समझते हैं, चर्चा करते हैं। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में इंडक्शन और ससेप्टिबिलिटी दिया हो, हाँ वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के अंदर ही है, उसी टॉपिक के अंदर में है ना, वो कराऊंगा। अभी देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, पहले अपन चर्चा करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे कि हमने मैग्नेटिक मोमेंट को क्या लिया था, I इंटू ए, और डाइपोल मोमेंट क्या होता था याद करो, Q इंटू टी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है पहले इसमें कि मैग्नेटिक मोमेंट को I इंटू ए को मैग्नेटिक मोमेंट क्यों बोलते हैं, एनीवन? आपने स्कूल में पढ़ लिया होगा, जैसे मैंने कहा मैग्नेटिक मोमेंट करके लिखा I इंटू ए, मैंने सॉल्व भी कर दिया सवाल, आपको बोला कि I इंटू ए को मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। याद है इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, याद है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता था याद करो, प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या है माइनस चार्ज, बीच में डी है तो Q इंटू डी करते थे, यस और नो। ये तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था। मैग्नेटिक मोमेंट को क्या बोल रहे हैं, I इंटू ए। मेरा क्वेश्चन है कि I इंटू ए को ही मैग्नेटिक मोमेंट क्यों बोलते हैं, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? 2 मिनट टाइम में सोच के बताऊं मैं, I इंटू ए को मैग्नेटिक मोमेंट क्यों बोलते हैं, क्यों बोलना चाहिए? कोई आंसर है, सोच के बताओ यार, कोई टाइम दे रहा हूं मैं, पढ़ा हो कहीं ना कहीं तो पढ़ते ही हो तुम। क्या लॉजिक है, I इंटू ए को मैग्नेटिक मोमेंट बोल दिया, मैग्नेटिक मोमेंट ही क्यों बोला? नाम इसको ऐसा क्यों दिया, कोई और भी नाम दे सकते थे। पहली बात ये देखो, डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट, यानी डाइपोल मोमेंट से कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी इसकी, तभी इसका नाम क्या दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट, यस और नो। अब उसका फॉर्मूला था Q इंटू डी, इसका फॉर्मूला I इंटू ए, तो I इंटू ए को ही क्यों बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट को डाइपोल, मतलब डाइपोल मोमेंट हमने पहले डिफाइन किया था Q इंटू डी था, जब मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन कर रहे हैं तो नाम देना ना डाइपोल के सिमिलर, यस और नो। तो I इंटू ए जरूर कुछ ना कुछ डाइपोल की तरह एक्ट कर रहा होगा, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट कर रहा होगा, तभी इसको बोला है मैग्नेटिक मोमेंट, यस और नो। मैं ये पूछ रहा हूँ कैसा क्यों, उसमें कितने सारे डाइपोल, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे, हाँ कोई सा भी क्रॉस सेक्शन एरिया देखो कितना करंट है उसमें, ऐसे तो बहुत सारे होंगे, हजारों मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, क्रॉस सेक्शन देके क्या होगा, फिर रैंडम होंगे वो,
जरूरी तो है ना कि एक ही साइज में होगा, और आई इंटू ए को ही क्यों बोल रहा है। चलो मैं आपको समझा रहा हूँ, सुनना मेरी बात। इधर देखो, पहले आप इधर देखो, अगर एक छोटा सा लूप की बात करें, करंट करिंग लूप, ध्यान देना इसका, और एक बार मैग्नेट को लिख लो इधर। इसकी वजह से मैग्नेट किधर होता था, मैंने ऐसा फील्ड लाइन से बताया भी था, कैसे होता है, नॉर्थ से निकल के ऐसा होता है दो लूप में, है कि नहीं। और इसका देखो सेम आता है इसी तरीके से, याद है, मान लो इसमें ऐसे करंट जा रहा है तो किधर आएगा, नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ, और हम एक्सिस पे फील्ड का फार्मूला भी निकाला, याद है ये बी का कितना फार्मूला था, बताओ, n u नॉट I r स्क्वायर अपॉन क्या था 2 टाइम्स r, ये था ना फार्मूला। अब ध्यान से थोड़ा सोचना, तो अगर आप इसका फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हो इसी तरीके से बनता है कि नहीं। अगर ये इसका जो रेडियस है r, ये r काफी छोटा हो जाए, r इज वेरी स्मॉल, r इज वेरी स्मॉल, यस और नो। तो ये जो लूप का जो फील्ड लेंथ होगा वो एनालोगस होगा इस बार मैग्नेट के, यस और नो। इस लूप का फील्ड लेंथ किसके एनालोगस होगा, बार मैग्नेट में। अब इसको प्रूव करके इधर देखो, ध्यान सुनना, तो मैं बोल सकता हूं इसका जो रिजल्ट है इसके लिए वैलिड होगा, अरे हाँ है ना, क्योंकि दोनों, पहले लिख लो, पहले इस चीज को छोटा ऐसा लिखो कि करंट कैरिंग लूप जो है, स्मॉल करंट कैरिंग लूप, फिगर बना लो और फिर लिखना, a small current carrying loop, a small current carrying loop a small current carrying loop behaves like a bar magnet, a small current carrying loop behaves like a bar magnet as their magnetic field lines are analogous, as their magnetic field lines are analogous. So we can say that the result of magnetic field for a small current carrying loop, the result of magnetic field for a small current carrying loop, the result of magnetic field for a small current carrying loop will be similar to, will be same for the bar magnet, will be same for the bar magnet, will be same for the bar magnet, ठीक है। कैसे सेम होगा, इधर देखो, जैसे हमने b लिखा था, b की वैल्यू क्या आई थी बताओ, n को हटा दो, पहले जनरल लिखते हैं एक लूप के लिए, म्यू नॉट I, साथ में क्या था r स्क्वायर अपॉन क्या था 2 टाइम्स r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, यस और नो। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको पाई से मल्टीप्लाई और नीचे पाई से डिवाइड करता हूँ, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या देखना ध्यान से, म्यू नॉट I, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर, नीचे क्या है आपका 2 पाई, यस और नो। और यहाँ से आप क्या करो, x स्क्वायर को कॉमन निकालो, x स्क्वायर को कॉमन निकालो, क्या बाहर आएगा x क्यूब बाहर आएगा, अंदर में क्या बचेगा बेटा 1 प्लस r स्क्वायर बाई x स्क्वायर की पावर कितना हो गया 3/2। यहाँ पे x की वैल्यू मच ग्रेटर देन क्या है r, यस और नो। ये वाला टर्म किसको अप्रोच करेगा, x काफी बड़ा है, ये 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं म्यू नॉट, साथ में क्या लिख दिया I, इसको क्या लिख दिया एरिया, नीचे क्या है 2 पाई, साथ में क्या है x क्यूब। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, है ना, तो देखो ये क्या बन रहा है 2 म्यू नॉट, साथ में क्या बन रहा है I, नीचे क्या बन रहा है 4 पाई, और साथ में यहाँ क्या बन रहा है x क्यूब। ध्यान से देखो, ये डाइपोल के रिजल्ट के एनालोगस आ रहा है। जैसे डाइपोल का याद करो, अगर ये डाइपोल वेक्टर होता था और मैं r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता था, क्या होता था, ये 2k, साथ में p बाई के x क्यूब था, यहाँ पे k क्या होता था बताओ, कांस्टेंट होता है, यस और नो। यहाँ भी देखो ये v नॉट बाई 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 सम कांस्टेंट अपॉन ये मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन क्या बोल दिया x क्यूब, क्या बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है। एनालोगस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिजिक्स का, इससे क्या होता है कि बहुत सारे चीजों का आप एनालिसिस कर सकते हो और रिजल्ट
एक रिजल्ट से दो रिजल्ट का काम हो रहा है यहाँ पे, दो चीजों का। ये सुनो, देखो दोनों रिजल्ट का सेम दिख रहे हैं, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो स्मॉल मैग्नेट होगा, बार मैग्नेट, उसके सारे रिजल्ट बिल्कुल डाइपोल की तरह एक्ट कर रहे होंगे। ये सुनो, लिख लो पहले इसको। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसलिए यहाँ पे आई इंटू ए को क्या बोल रहे थे, मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल एनालोगस दिख रहा है। समझ में आया? आई इंटू ए को मैग्नेटिक मोमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल डाइपोल मोमेंट की तरह आ रहा है। सेम चीज नहीं है, लेकिन वैल्यू फॉर्मूले सेम आ रहे हैं। सी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, जो कि कांस्टेंट है ना। म्यू नॉट क्या होता था बताओ, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, यानी 10 की पावर -7 है वो सी, 2 cm बाई x क्यूब। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो सारे रिजल्ट जो होंगे जो हमने वहां पे सॉल्व किए थे डाइपोल के लिए, सभी यहाँ पे भी वैलिड हो जाएंगे ना। देख लो पहले, फिर अपने यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे लिख लो जो भी रिजल्ट थे यहाँ डाइपोल मोमेंट वाले, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे क्या हो जाएगा वो मैग्नेटिक डाइपोल। तो पहला अगर अपन डिफाइन करें -q, यहाँ पे क्या था +q, और इसको अपन डाइपोल मोमेंट वेक्टर कैसे डिफाइन करते थे, q इंटू डी। एनालोगस बनाने के लिए अपन जस्ट ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक चार्ज भी बोल देते हैं। यहाँ पे बोल देंगे +m चार्ज है, यहाँ पे क्या बोल देंगे -m, मैग्नेटिक चार्ज बोल सकते हो। ये डिस्टेंस क्या है इसके बीच में, l, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बताओ, m इंटू l। देखो यहाँ पे m को बोल सकते हैं मैग्नेटिक चार्ज एनालोगस सिस्टम। मैग्नेटिक चार्ज या मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं ना, एससी वर्मा में मैग्नेटिक चार्ज बोला है, एनसीईआरटी में पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको, है ना। तो आप इसको जो भी मानो बोल सकते हो, पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज बोल सकते हो। तो डाइपोल मोमेंट q इंटू डी होता था, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, m इंटू l। तो जैसे अपन डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था बताओ, सब रीजन पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती थी, 2 kp बाई r क्यू या x है ना। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बार मैग्नेट बनाते हो, स्मॉल नॉर्थ पोल साउथ पोल, इससे अगर अपन x डिस्टेंस पे देखें तो कितना आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, 2 k की जगह पे क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, p की जगह पे m अपॉन क्या हो जाएगा x। देख लो इसको, बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है, सारे रिजल्ट एनालोगस है। हमने कहां पे निकाला है पहले, एक्सिस। इसके बाद कहां पे आता था, इक्वाटोरियल पे ना। इक्वाटोरियल पे क्या आता था, kp बाई r क्यू, है ना। जो m वाली वैल्यू है आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू, ऐसा ना। तीसरा मैं यहां लिखता हूं, तीसरा अपन ने कहां पे निकाला था बताओ, इक्वाटोरियल पे का ऑपोजिट में आता था, याद है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती थी उसमें, -kp वेक्टर अपॉन क्या था, x क्यूब। यहाँ पे सॉल्व करोगे नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे भी इस तरीके से आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी,
के की जगह पे क्या होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, पी की जगह पे क्या होगा एम वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा एक्स। और जनरल पॉइंट पे भी याद होना चाहिए, क्या आता था जनरल पॉइंट पे, याद है क्या रिजल्ट? थीटा पे kp बाय r क्यूब अंडर रूट 1 minus 1 plus cos 3 cos स्क्वायर। हां याद नहीं, मुझे याद है, तुम्हें याद है, तुम्हारा एग्जाम है, मुझे याद है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी kp बाय क्या हो जाएगा r क्यूब, यहां पे क्या था अंडर रूट में 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। और जो रिजल्टेंट आता था tan अल्फा वो किसके साथ होता था tan थीटा बाय 2, याद है? ये रिजल्ट हमने वहां निकाला था, वही सेम रिजल्ट यहाँ पे भी हो जाएगा, जस्ट लाइक मैग्नेट का रिजल्ट है ना। ये देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल और जनरल पॉइंट पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल पे, कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, k की जगह पे क्या आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई p m हो जाएगा अपॉन r क्यू या x क्यू जो भी है r क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और tan अल्फा किसके बराबर होगा tan थीटा बाय 2। देखो ये बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस किए हुए हैं और आते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट भी बिल्कुल सिमिलर होगा, क्वेश्चंस मैं कराता हूँ। और क्या था इसके बाद, याद करो, और क्या निकाला था, यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क निकाला था, P क्रॉस E आया था, यहाँ पे टॉर्क कितना लगेगा M क्रॉस E, लिखते चलो। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ सब कुछ यहाँ पे भी वैलिड होगा। नेक्स्ट था डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, है ना, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी वहां पे P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था माइनस ऑफ P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ये रिजल्ट यहां भी हो जाएगा, डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क क्या लगेगा M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, अभी हमने सॉल्व भी किया था, और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ M वेक्टर डॉट B वेक्टर। सेम रिजल्ट है, बस P को M से रिप्लेस करना, E को B से करना, ठीक है। याद है ये रिजल्ट पहले पढ़ा हुआ है, ऐसा यस। उसके बाद डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या आता था, दो डाइपोल के बीच में फोर्स निकाला था, क्या आता था फोर्स, अब बताओ। दो डाइपोल रखे हुए P1 P2, बीच में डिस्टेंस है R, P2 पे P1 की वजह से कितना फोर्स लगेगा, क्यों याद नहीं है, ये क्लास में कराया हुआ है। P1 है, ये क्या था P2, इनके बीच में अगर R डिस्टेंस है, फोर्स निकालना था, फॉर्मूला क्या होता था फोर्स का P d by dr, है ना, कैसा ना, वही काम करना है यहाँ पे भी। डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म, अभी भूल गए तुम, एग्जाम तो बहुत टाइम है। मैग्नेटिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कितना था फोर्स की वैल्यू, ये P1 है, ये क्या था P2 है, तो आप फोर्स निकालोगे क्या होता था P2 d by dr, जनरलाइज कर लो P1 P into d by dr, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ भी नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, फोर्स क्या हो जाएगा P की जगह पे क्या लिखे हैं E की जगह पे dv by dr। ऑल द रिजल्ट्स आर इन लोगस, जो हमने डाइपोल के लिए पढ़ा था वो सभी यहाँ पे वैलिड है। तो बार मैग्नेट में यही इतना ही है, क्वेश्चन करा दो मैं। K को किससे रिप्लेस करना है म्यू नॉट बाई 4 पाई, और P को M से, है ना। P को वहां पे कैसे डिफाइन करते थे Q into D, यहाँ पे कैसे डिफाइन कर रहे हैं M into L, अगर करंट दिया हुआ है तो I into A, है ना, ऑल आर सिमिलर। कल आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल है वो पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पैरामैग्नेटिज्म पढ़ा है, वो थोड़ा पढ़ लेना, कुछ टर्म्स है वो मैं कल लिखवा दूंगा, फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे ना।
मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ इस पे आपको, लिख लो पहले इसको। उसके अलावा जैसे मॉड्यूल में सबको दिया हुआ है तो आप वो क्वेश्चन स्किप कर देना जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होगा, ऐसा ना। तो एक दो क्वेश्चंस करो। बच्चों वाले सवाल दे रहे हैं, तुम भी तो बच्चे ही हो, है ना। तो एक क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। ये अब जो डाइपोल के रिजल्ट है वो यहाँ भी वैलिड है, सुनो एक क्वेश्चन लिखे जल्दी से, इसको खत्म कर। क्वेश्चन लिखो, मैग्नेटाइज्ड वायर, मैग्नेटाइज्ड वायर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M, magnetized wire of magnetic moment capital M and length L, a magnetized wire of magnetic moment capital M and length क्या बोला L, is bent in the form of a semicircle, is bent in the form of a semicircle of radius R. The new magnetic moment is, the new magnetic moment is, क्या सवाल है, आसान है। चार ऑप्शन भी है, ऑप्शन देने की जरूरत है क्या? नहीं, राइट सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा बता दो। वायर था, मैग्नेटिक मोमेंट M था, लेंथ L था, उसको कैसे मोड़ दिया सेमी सर्कल में, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा ये बता इन टर्म्स ऑफ M और फाई। आएगा L के फॉर्म में नहीं, M और पाई के टर्म में, कैपिटल M और पाई के टर्म, M/2 हो जाएगा, है ना। नहीं 2M/पाई यार। अरे तो जैसे बोला है तुमको एक वायर है, लेंथ कितना होता है इसका L, और मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया था M, यस और नो। मान लो इसका पोल स्ट्रेंथ M ले लिया, यहाँ पे -M ले लिया, तो M की वैल्यू कितनी होगी बताइए, स्मॉल M अभी तो डिफाइन किया M × L होगा। अब इसी वायर को मैंने सेमी सर्कल बना दिया, इसका रेडियस R है, तो अब जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना होगा M डैश बराबर, अब तो यहाँ पे आ गया ना पोल, ये पॉजिटिव, ये क्या हो गया, तो इसके बीच में आप कितना ऐसे कर सकते हैं M × 2R, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे M × क्या लिखोगे 2R। अब R को आप L के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो L बराबर क्या हो जाएगा पाई R ना, हाँ, तो R किसके बराबर होगा L/पाई, यहाँ वैल्यू पुट करोगे क्या हो जाएगा M × 2 × R को मिल सकता है L/पाई, और M × L क्या है तुम्हारा M 2M/पाई हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना, पता नहीं क्या बोलते हो, तो आ गया, तो L से इंडिपेंडेंट आ रहा है ना। इस तरीके से आप सवाल सॉल्व करना है, एकदम इजी क्वेश्चंस होते हैं। एक दो सवाल और देख लेते हैं, और ढंग के क्वेश्चन देखता हूँ। ये भी तुम बता ही दोगे, चलो लिखो, इसी टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ये मेरे ख्याल से डाइपोल के ही आएंगे, मैग्नेटिक के इतने जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मेंस वगैरह में आप पूछते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, टू मैग्नेट्स
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेट्स का मतलब बार मैग्नेट है ना, टू मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम एंड 2m, capital M, two magnets of magnetic moment capital M and 2m are tied at an angle of 60 degree, to each other. The magnetic moment of the combination will be, प्योर नीट का क्वेश्चन है तो आप इसको निकाल लो. The magnetic moment of the combination will be, ये गलत मत कर देना. इसमें कितना आएगा बताओ. याद है डाइपोल कैसे बिहेव करता है, वेक्टर की तरह, ये भी कैसे बिहेव करेगा, वेक्टर की तरह. दो वेक्टर 60 डिग्री एंगल पे, रिजल्टेंट बता दो बस. क्वेश्चन नहीं है क्या? हाँ 27M, ठीक है. आगे हो गई. और क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन लिखो, अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, अ मैग्नेट, नेक्स्ट लिखो, अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 20 एम्पियर मीटर स्क्वायर, a magnet of magnetic moment 20 ampere meter square is freely suspended in a uniform magnetic field, of strength 6 Tesla. Uniform magnetic field of strength कितना बोला है, 6 Tesla. Work done to rotate it 20 ampere meter square is freely suspended in a uniform magnetic field of strength 6 Tesla. Work done to rotate it by 60 degree will be. Work done to rotate it by 60 degree will be. Work done to rotate by 60 degree will be. Questions are there? कितना 60 जूल है ना, आ जाएगा. तो बात ऐसी है कि स्पेशल क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे जो आपने सॉल्व किया था, यस और नो. अब आप एक काम करना है, होमवर्क कॉपी में लिख के आना है आपको. आप लिख लो पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 39. आपको ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो मैटर जो दिया हुआ है, इसके प्रॉपर्टीज आप कॉपी में लिखना, 2 2 3 3 है ना. पैरामैग्नेटिक क्या होता है, ये मैं क्लास में समझा दूंगा, लेकिन लिखने में टाइम लगेगा, ये सब. और इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैग्नेटिक इंडक्शन, ये मैं आपको क्लास में समझा दूंगा, और हिस्टेरेसिस सिलेबस में नहीं है. तो पेज नंबर में आपको 39 कॉपी में लिख के आना है. ये जो दिया ना पैरा डाया फेरो, इसको प्रॉपर्टी डेफिनेशन सब कॉपी में लिख लेना. मैं क्लास में समझा दूंगा, लिखवाऊंगा नहीं. और मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो मैं क्लास में समझा दूंगा, जो टर्म्स है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, न्यूटन क्या है, न्यूटन क्या है, ठीक है. और क्वेश्चन कराऊं या चलेगा? और क्वेश्चन करना है 10 मिनट टाइम है, या कोई डाउट वोट पूछोगे, डाउट पूछ तो 10 मिनट, या क्वेश्चन करा दूं. चलो क्वेश्चन कर लो, वरना सब लोग अपना अपना डाउट लेके आए. क्वेश्चन लिख लो. डरे एक अब इसे क्वेश्चन है, ये तो आसानी सवाल है. देखो द रेशियो ऑफ, लिखो एक बार, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
the ratio of magnetic field of a dipole at a distance d, the ratio of magnetic field of a dipole at a distance d in the broadside on position, मतलब इक्वेटोरियल को बोल रहे हैं, distance d in the broadside on position to end on position h, broadside on ऐसा लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है, broadside on अगले में इक्वेटोरियल पोजीशन टू एंड ऑन पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन टू एंड ऑन पोजीशन एच, सिंपल है, क्या आ जाएगा कर लेना ये, चलो ठीक है जा सकते हैं इनको, आंसर निकालो ना, क्या क्या रिजल्ट आता है 2kp/r3, इधर क्या था kp/r3, दोनों इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो कल आप याद से वो जो थ्योरी है लिख के आना कॉपी के अंदर, पैरेट आया और बोला, किसी को डाउट है रुक जाएगा, इसको डाउट नहीं है जा सकता।